स्क्रीन सही है? हाँ स्क्रीन क्लियर है? हाँ स्क्रीन क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को याद रखना। अब ये बताओ, अब लिखो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि पहला केस लिखो, व्हेन टू चार्जेस आर फिक्स्ड। व्हेन टू चार्जेस आर फिक्स्ड यानी दोनों चार्जेस फिक्स्ड हैं, बोथ आर ऑफ सेम नेचर, और दोनों के नेचर सेम है। सही है? हाँ सर। मतलब ये है कि मान लो एक चार्ज है Q1 प्लस का, और दूसरा चार्ज है Q2। ये दोनों फिक्स हैं। क्या है ये दोनों? ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है। ठीक है, ठीक है ना? हाँ सर। और इनके बीच का सेपरेशन है R। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि कहां पर थर्ड चार्ज को रखा जाए कि वो रुका रहे, ना तो इधर भागे ना इधर भागे। समझ में आया? हाँ सर। तो मैंने मान लो ये पॉइंट मान लिया P। मैंने मान लिया यहां पर अगर मैं प्लस Q चार्ज को रखता हूं, किसको रखता हूं? प्लस क्यू चार्ज। प्लस Q चार्ज को रखता हूं, तो जितना फोर्स Q1 इस पर यहां लगाता है, उतना ही फोर्स Q2 इस पर यहां लगाता है। क्यों भाई, लगाएगा कि हाँ नहीं? सर। लगाएगा कि नहीं? लगाएगा सर। अगर मैं इस प्लस Q को राइट में डिस्प्लेस कर दूं, तो क्या Q2 का फोर्स ज्यादा हो जाएगा? हाँ सर, हो जाएगा। तो ये दोबारा उसी जगह आ जाएगा और इसको क्रॉस हाँ करके इधर सर। जाएगा, फिर इसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो फिर इधर जाएगा। यानी हाँ, बार वही बार ये करेगा। P के अबाउट क्या करेगा? P के अबाउट क्या करेगा? P के अबाउट क्या ठीक है। करेगा? वाइब्रेट करेगा ना? हाँ सर। तो जब ये वाइब्रेट करता है तो इस लाइन पर इसकी इक्विलिब्रियम जो है स्टेबल है। कौन सी इक्विलिब्रियम है? स्टेबल अरे है जिस जगह से इक्विलिब्रियम। आपने डिस्प्लेस किया था दोबारा उसी जगह आ रहा है ना? हाँ सर। तो ऐसी इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। कैसे कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर पॉइंट P को लाइन के अलोंग डिस्टर्ब करेंगे, इस पॉइंट चार्ज को अगर लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस के अलोंग डिस्टर्ब करेंगे, तो इक्विलिब्रियम कौन सी होगी? स्टेबल। कौन सी होगी? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल। और अगर सोचो मैंने इसको इस लाइन के अलोंग डिस्टर्ब किया, मैंने इसको यहां ला दिया चार्ज को, तो क्या ये वाला चार्ज इस पे यहां फोर्स लगाएगा? रिपल्सन का हाँ लगाएगा। सर। और ये वाला लगाएगा चार्ज इस सर। पे यहां फोर्स लगाएगा, तो क्या ये वापस आएगा चार्ज या इधर कहीं भाग जाएगा? अरे इस पर फोर्स यहाँ है, इस पे फोर्स यहाँ है, तो रिजल्टेंट यहाँ आएगा ना? हाँ सर। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा ना? हाँ सर, नीचे है। तो ये वापस आएगा P पे या इधर भाग जाएगा? भाग जाएगा ना? हाँ सर। अरे ये तो यहाँ डिस्टर्ब किया था तो इसके कारण फोर्स यहाँ ज्यादा था, इसके कारण फोर्स कम था, ये वापस यहाँ आया था, लेकिन इसके कारण तो दोनों का मिला के फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो दोबारा P पर नीचे। थोड़ी आए। हाँ सर। तो इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर अगर डिस्टर्ब करते हो चार्ज को, तो ये वापस दोबारा उस पॉइंट पे नहीं आता है। दोबारा उस पॉइंट पे नहीं आएगा। दोबारा उस पॉइंट पे नहीं आता, यानी इसके परपेंडिकुलर जो उसकी इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल है। कौन सी है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको मैं नाम दे देता हूं AB। यानी पार्टिकल की अगर पॉजिटिव चार्ज लिया है, कौन सा चार्ज लिया है? पॉजिटिव। अगर मैंने टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लिया, देखो इफ द टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव,
is in equilibrium at T, is in equilibrium at T सर एक बार रिपीट कर दीजिए. if the test charge is positive and is at equilibrium at T, या ब्रैकेट में लिखो all three charges are of same nature, यानी ये वाला और ये वाला, all three charges are of same nature, when this particle is disturbed या displaced along the line joining the charges, from its equilibrium position, then its motion is periodic, यानी it passes again and again from point P, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन से बार बार पास करेगा. ठीक है. हाँ सर. तो चार्ज पार्टिकल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम along the line joining of A and B. Clear? हाँ सर. While perpendicular to line joining of AB, it will never come back. यानी उस पार्टिकल P की AB के परपेंडिकुलर जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल है. लिख देना है इस लाइन के अलोंग कैसी है, परपेंडिकुलर कैसी है, स्टेबल. और AB को मिलाने वाली लाइन के अलोंग कैसी है, स्टेबल है. स्टेबल. लेकिन अगर मैं, ध्यान रखना, इस पे किसी भी नेचर का चार्ज रखा जाए वो हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम के नेचर अलग अलग होंगे. अगर मैं ये दोनों पॉजिटिव लेता, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, और ये दोनों फिक्स हैं, ये Q1 भी फिक्स है और Q2 भी फिक्स है, और बीच का गैप वही R था और पॉइंट वही P था, लेकिन यहां पर अब मैंने टेस्ट चार्ज माइनस क्यों रखा, ध्यान से सुनना. आप क्या रखा हमने, क्या रखा, माइनस क्यों रखा. अब मैं इसको अगर मैं राइट की तरफ डिस्टर्ब करता हूं तो ये खींच लेगा ना इसे अपनी तरफ. हाँ सर खींच लेगा. तो दोबारा तो P पे लौट नहीं सकता, ये दोबारा P पे लौट सकता, क्या लौट सकता. हाँ. अगर मैं इसको यहाँ डिस्टर्ब कर दूं तो ये खींच लेगा अपनी तरफ. हाँ इस सर, पोजीशन पर जितना अट्रैक्शन फोर्स इसका है उतना ही अट्रैक्शन फोर्स इसका है, तभी तो बैलेंस है. हाँ सर. और अगर मैंने इसको राइट में डिस्प्लेस किया तो इसका स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो यही चला जाएगा ना ये. हाँ सर चिपक जाएगा. तो इसका मतलब ये दोबारा P पर नहीं लौटेगा. यानी अगर नेगेटिव चार्ज दिया गया तो इस लाइन के अलोंग कौन सी इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल. कौन सी है इसकी, अनस्टेबल. अनस्टेबल. और जबकि इस लाइन के अलोंग क्या होगी, स्टेबल, क्योंकि जब मैं इसको यहां लाऊंगा तो नेगेटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेट फोर्स टुवर्ड्स दिस पॉइंट होगा. होगा कि नहीं. हाँ सर होगा. तो ये कौन सी इक्विलिब्रियम हुई, स्टेबल. ये कौन सी हुई, स्टेबल. यानी अगर मैंने जिस चार्ज को रखा है वो अगर अपोजिट नेचर का है इन दोनों पे, तो उसका मतलब है उसकी इस लाइन के अलोंग स्टेबल इक्विलिब्रियम है, जबकि लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस अनस्टेबल है. जबकि अगर तीनों के नेचर सेम है तो इस लाइन के अलोंग कौन सी है, स्टेबल. कौन सी है इस लाइन के अलोंग, स्टेबल है. स्टेबल. और इस लाइन के अलोंग क्या है, अनस्टेबल. कौन सी है, अनस्टेबल. कौन सी है भाई, जल्दी बोलो. अनस्टेबल है सर. अब हमें ये पोजीशन पता करनी है कहाँ ऐसा होगा. तो मान लो x डिस्टेंस पर ऐसा है जहां पर इस पॉइंट, इस वाले चार्ज पर जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ही फोर्स ये लगा रहा है, तो यहां से ये डिस्टेंस क्या बचेगी, बोलो. R माइनस है. बताओ इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, K Q1 Q. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ. हाँ सर. हाँ सर आ रहा है. K/Q अपॉन x स्क्वायर होगा ना.
अपॉन एक्स स्क्वायर। और जितना ये वाला फोर्स है उतना ये होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे के हाँ सर होगा। Q2 क्यू अपॉन क्यू डिस्टेंस क्या है टू इसमें, क्यू r माइनस एक्स का, आर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर के क्यू से के क्यू। कैंसल। अब इसको सॉल्व करने का तरीका समझ लो अच्छी तरह जरा। Q1 अपॉन Q2 को क्या एक्स स्क्वायर अपॉन r माइनस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। अब होल स्क्वायर हटा दो तो ये क्या बचा, अंडर रूट ऑफ Q1 अपॉन Q2। Q1 बचा कि नहीं, Q2। हाँ Q1 सर। अपॉन Q2 इक्वल टू एक्स हाँ अपॉन सर आर माइनस r एक्स। माइनस एक्स। समझ में आ रहा, इससे कितना आएगा r अंडर रूट Q1, सॉल्व तो कर लोगे ना, अपॉन अंडर हाँ रूट सर कर ऑफ लूंगी। Q1 प्लस Q2 बराबर x आ जाएगा। तो मालूम चल जाएगा कि कितनी डिस्टेंस पर वो है। इक्विलिब्रियम होगी। हाँ सर। ये Q1 से डिस्टेंस आई है और Q2 से निकालनी है, तो r में से ये घटा दो, सही है ना। हाँ अरे सर। तो दूसरी डिस्टेंस क्या आएगी, r माइनस एक्स, r इंटू अंडर रूट Q2 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट। तो समझ में आया आज ये। हाँ सर आ गई। हेलो, अभी कौन आया, श्रुति आई। हेलो, अभी किसने ज्वाइन किया। हेलो, सर समृद्धि। हाँ ठीक है, तुमने जो 4 प्रॉब्लम भेजी थी वो मैं आज सभी को सॉल्व करके दे रहा हूँ पूरी। और जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है, यस वो मैं सर। कल पढ़ा दूंगा, ठीक है। यस सर। आज मैं चारों प्रॉब्लम तुम्हारी दूर कर दूंगा। हर्षित आ गया क्या, हर्षित है, हाँ ठीक है। चारों प्रॉब्लम पहले पढ़ ली हैं। हाँ यस सर। हाँ तुमने तो पढ़ ली, तुमने तो दिए, इससे पूछा इन लोगों से, तो पढ़ ली है कि नहीं। हाँ वो 4 प्रॉब्लम जो भेजी है मैंने व्हाट्सएप पे, वो पढ़ ली कि नहीं। हाँ पढ़ ली। ठीक है, आज वो चारों प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। देखिएगा, उन्होंने पहली प्रॉब्लम दी है, एक जर्मेनियम और एक सिलिकॉन का पीएन जंक्शन है, और जर्मेनियम के लिए उन्होंने जो डिप्लीशन लेयर के कारण पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको 0.3 वोल्ट दिया है, और जर्मेनियम के कारण और सिलिकॉन के कारण 0.7 वोल्ट दिया है, 12 वोल्ट की बैटरी। ध्यान से सुनना, एक्चुअली लॉजिक गेट का ही सवाल समझ लो। ये उन्होंने दिया है सर, ये 2 पीएन जंक्शन है हमारा, यहां पर V0 है, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है, और ये अर्थिंग है, यानी यहां पर ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आउटपुट है। इसका पॉइंट, ये जर्मेनियम है जी, ये डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई 0.3 वोल्ट है, पोटेंशियल बैरियर है, और ये 0.7 वोल्ट है। और आपने इस पूरे के साथ एक सोर्स कनेक्ट कर रखा है 12 वोल्ट का। क्वेश्चन ये है कि जर्मेनियम को, बाद में जर्मेनियम को रिवर्स कर देते हैं तो ये V0 है, ये हमेशा 0 होगा, तो डेल्टा V0 कितना होगा, यही क्वेश्चन है आपका। क्यों भाई, हेलो, समझ में आ रहा है ये। यस सर। आप ध्यान से सुनो, 0.3 वोल्ट कम है या 0.7 वोल्ट, 0.3 वोल्ट कम है, यानी फॉरवर्ड बाइसिंग तो पूरी की पूरी करंट 12 वोल्ट से जो जाएगी वो जर्मेनियम के थ्रू चली जाएगी, क्योंकि इस पोटेंशियल बैरियर को, तो ध्यान रखो 0.3 वोल्ट यहाँ ब्रेक होगा, तो उस समय यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा
शुरुआत में, क्योंकि दोनों ही फॉरवर्ड बाइज हैं, तो इसमें से करंट नहीं जाएगी, तो डिप्लीशन लेयर को तोड़ने के लिए 0.7 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन 0.7 वोल्ट टूटने से पहले ये सुपर कंडक्टिंग बन जाएगा, इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो पूरी करंट इसके थ्रू चली जाएगी। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं? हेलो? Yes, sir. यानी इसकी डिप्लीशन लेयर खत्म ही नहीं हो पाएगी, यदि इसमें से करंट नहीं बहेगी, तो उस समय V0 की वैल्यू होगी 12 माइनस 0.3, यानी 0.3 यहां से यहां तक ब्रेक हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा? 12 माइनस 0.3। समझ में आया? समझ में आया? हेलो, आया कि नहीं? Yes, sir. ये आपका V0 इनिशियल है, यानी शुरुआत वाला। अब उसके बाद उन्होंने कहा जर्मेनियम को रिवर्स कर दिया। जब जर्मेनियम को रिवर्स कर दिया तो इस तरह की कंडीशन हो गई, यानी अब ये रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस का मतलब इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, यानी जो भी करंट होगी अब इसके थ्रू फ्लो करेगी। जब इसके थ्रू फ्लो करेगी, यानी इस पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा 0.7 वोल्ट होगा, तो उस समय V फाइनल कितना आएगा? V फाइनल कितना आएगा भाई? 12 माइनस 0.7 कितना आएगा? 12 माइनस, हेलो, 12 minus 0.7. समझ में आ गया? अब चेंज इन, आपको चाहिए व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप दिस माइनस दिस कर दो, दिस माइनस दिस, क्लियर है? तो 0.4 वोल्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कितना आ जाएगा ये? Yes, sir. समझ में आया? आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब उन्होंने दूसरा क्वेश्चन दिया है, उन्होंने कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव चल रही है उसकी इक्वेशन T बराबर 0 पर दी है उसने। E इक्वल्स टू tan j कैप इंटू cos 6x प्लस 8z, ये दिया ना भाई? ये किस पर है? T इक्वल टू 0 0. पर। और ध्यान से सुनना अच्छी तरह, यहां पर जो E0 की वैल्यू है, E0 का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 है, ये लिखा, ये पीक वैल्यू है ना 10 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, और ये ट्रेवलिंग वेव है, T बराबर 0 दिया है। अब कोई सी भी ट्रेवलिंग वेव हो तो y इक्वल टू इक्वेशन होती है, आपने कोई सी भी डायरेक्शन मान ली, y इज इक्वल टू a साइन या a cos, जो भी मानना है, a cos k। हम जब x डायरेक्शन में ट्रेवल मानते हैं तो kx कर देते हैं। मान लो आप एक ये x डायरेक्शन तो जान ही नहीं, ये तो एग्जैक्ट डायरेक्शन में जा रही, तो यहाँ पे लिखते हैं k डॉट r। ध्यान से सुनना मेरी बात, k डॉट r, यानी ये जो है उसका डायरेक्शन वही है जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, और r जो है पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है xz। क्या है पोजीशन वेक्टर? बोलो, पोजीशन वेक्टर क्या है? ये Exact. xz और माइनस ओमेगा t। ये इक्वेशन लिख लें, जनरल इक्वेशन लिख लें ये। So K wave number है ना? हाँ वेव नंबर है, लेकिन वो ध्यान रखना उसका डायरेक्शन वही होता है, उसका डायरेक्शन वही होता है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करती। तो यहाँ पर r जो है, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? Yes, sir. हाँ बोलो। एक्चुअली ये इसका जो डॉट प्रोडक्ट हुआ ना, ये जो r है, ध्यान रखना, r का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट वेयर द वेव इज कंसीडर्ड, यानी इस समय इसका पोजीशन वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप, और के की वैल्यू है 6 आई कैप प्लस 8 के कैप, यानी के में जो है ना ये एक्स और जेड में मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना। हेलो हेलो, Yes, sir. तो इसमें के जो है
ध्यान से सुनना, के जो है वो क्या है, 6 आई कैप और प्लस बोलो 8 के कैप। आ रहा है समझ में? तो फिर R क्या होगा इधर? हाँ, आप बता रहे हैं आर जो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, वो है एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके देख लो जरा, ये आएगा कि नहीं आएगा, करो इसको। यस सर। ये आएगा। तो ध्यान रखना जो आर है वो इसका पोजीशन वेक्टर है, और के का डायरेक्शन वही है, यानी के जो है, के जो यूनिट वेक्टर है दैट इज पैरेलल टू सी कैप, यानी सी का मतलब है जिस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है। क्लियर हुआ? यस क्लियर सर। हुआ? तो के कैप क्या आएगा, के कैप आएगा इसका यूनिट वेक्टर यानी 6 आई कैप प्लस 8 के कैप। ये के अलग मान लेना, ये कैपिटल मानना और ये स्मॉल है, ये दोनों सेम नहीं ले लेना भाई, अपॉन 10। ये के बड़ा वाला के है, वेव नंबर वाला, समझ गए? यस चलो, सर। आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं? यस सर। अच्छा, दूसरी बात, आप जानते हैं कि ओमेगा बाई वी, यहाँ पर v का मतलब स्पीड ऑफ लाइट है, c हो जाएगा, ओमेगा बाई वी इक्वल टू के होता है ना, होता कि नहीं? अरे ओमेगा बाई वी इक्वल टू के पड़ा वेव में। हाँ हेलो, सर। अब ओमेगा इक्वल टू कितना होगा, सी के, और यहाँ पर के का मैग्नीट्यूड आएगा, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा और सी मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ओमेगा का, तो के का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 10। देखो के का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 10। के का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 10, तो 10 सी हो जाएगा ओमेगा। ओमेगा कितना आएगा, 10 C। तो अगर वो कहता आपसे कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के की वेव को बताना है किसी भी इंस्टेंट पर, तो आपका आंसर क्या होता है, 10 j cos 8x सॉरी 6x प्लस 8z, ठीक है, और माइनस 10 ct, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, अब और ध्यान रखो, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है तो आपने पढ़ा होगा E क्रॉस बी, E क्रॉस बी इक्वल टू होता है सी वेक्टर। अगर मैं E कैप ले लूं, यहाँ B कैप ले लूं, तो यहाँ सी कैप चलेगा कि नहीं? यस सर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर क्या जे कैप है। यस सर। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट वेक्टर नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है कि सी का यूनिट वेक्टर वही है जो के का है, यानी सी कैप यही है। यस तो भाई सर। ये अब क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, जे कैप क्रॉस, मैंने मान लिया जे कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को मैंने मान लिया अपनी तरफ से, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ध्यान रखना ये यूनिट वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड का पूरा, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। क्लियर हुआ? इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर, यस सर। सी का कितना है, 6 आई कैप प्लस 8 के कैप अपॉन 10, यानी 3 आई कैप प्लस 3 आई कैप अपॉन 5 प्लस 4 जे कैप अपॉन 5, सॉरी 4 के कैप अपॉन 5। आ रहा है समझ में? यस सर। आ रहा है कि नहीं? जे क्रॉस आई कितना होता है, माइनस के, जे क्रॉस आई कितना होता है, माइनस के। बी एक्स के कैप, जे क्रॉस जे 0 होता है और जे क्रॉस के आई होता है, तो प्लस बी जेड आई कैप, ठीक है, बी जेड आई कैप बराबर कितना आएगा, 3 आई कैप अपॉन 5 प्लस 4 के कैप अपॉन 5 आएगा ये। यस सर।
अब कंपेयर कर लो, के कैप के साथ माइनस बी एक्स है और यहाँ के कैप के साथ 4/5 है, तो इसका मतलब बी एक्स क्या -4/5 आया हाँ सर। और बी जेड कितना आएगा 3/5। 3/5। इसका मतलब यूनिट वेक्टर बी का क्या -4/5 आई कैप और +3/5 के कैप है, हाँ सही है। सर। अब मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो चाहिए मुझे। अब जानते हो आप कि E0/B0, E0/B0 क्या B0। C के बराबर होता है? यस सर। तो E0 की वैल्यू तो 10 है, देख चुके हैं आप एम्पलीट्यूड, तो भाई यस सर। तो इसका मतलब B0 कितना आएगा 10/C, है ना। हाँ सर। इसका मतलब B0 वेक्टर कितना आएगा, इसमें B कैप का मल्टीप्लाई कर दो किसका -4/5 आई कैप +3/5 और के कैप का, क्यों भाई ये B0 वेक्टर आ गया, यस आ गया सर। कि नहीं। अब इसमें 5 से डिवाइड कर दो इससे, तो ये 2 बार जाएगा, ये कितना आएगा माइनस। अब तो मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू B0 का मतलब कितना है -8 आई कैप और +3 के कैप। आगे तो वेव, वो तो आगे तो उसकी वेव की प्रोपोगेशन की पोजीशन है, क्यों भाई 6 हो गए। यस सर। और कॉस क्या था वो 6x + 8k है ना, 8z ना, यस सर। यही था ना। और माइनस ओमेगा की वैल्यू 10c थी ना, यस सर। into t. This is the equation for magnetic field. Magnetic field wave. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस सर। समझ में आ गया। हाँ सर। आप करें, यस सर। और आंसर चेक कर लो इसका कौन सा है। सर यही है। आप करें, हाँ सर। अब देखिएगा एक सवाल तुमने और दिया है जीनर का, ये जीनर डायोड का सवाल है और उन्होंने जीनर डायोड में करंट पूछी। आप जानते हैं जीनर डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, यानी वोल्टेज को फ्लक्चुएट नहीं होने देता है। ये 12 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पर 500 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पर 1000 ओम का है, या R2 दिया था आपने। और यहाँ पर एक जीनर डायोड है, ये जीनर डायोड का सिंबल है और जीनर डायोड का जो जीनर वोल्टेज है जिस पर एवलांच ब्रेकडाउन होता है, जिस पर ब्रेकडाउन होता है वो 10 वोल्ट है और इसके साथ एक रेजिस्टेंस और है, ये भी R2 का है यानी 1000 ओम का है। और आपसे करंट पूछी है कि जीनर डायोड में क्या करंट सर वो है, R2 1500 है। हैं वो 1500 है, R2 1500 है। सॉरी तो ये 1500 हो गया, ये भी 1500 होगा फिर, हाँ सर। दोनों R2 है ना, हैं यस सर। हेलो, दोनों दोनों R2 दिए थे, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया कितना दिया, दोनों हाँ R2 थे सर। ना ये। तो अब मुझे चाहिए कि जीनर डायोड में कितनी करंट जा रही है, IZ पूछा गया। ये बात तो पक्की है, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज 10 वोल्ट है कि नहीं 10 वोल्ट। यस सर। तो यहाँ पर जो करंट जाएगी, इसमें जो करंट जाएगी वो 150 10/150 होगी
यानी 1/150 प्लस 1/150, नहीं समझे? मान लो यहां से टोटल करंट आई गई, कितनी गई? आई। यहाँ पे करंट जाएगी 10/150 यानी 1/150, और यहाँ पे भी 1/150 यानी 2/150 यानी 1/75। क्यों भाई? तो आई जेड की वैल्यू जो होगी आई माइनस 2/75 होगी। नहीं समझ में आया? हाँ सर। आ गया? अब ये आई कितना होगा? यहाँ पर वोल्टेज 2 वोल्ट होगा क्या? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 10 वोल्ट हो गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 2 वोल्ट। तो यहाँ पर जो करंट है, मेन करंट 2/500 है, यस सर। और इसमें हमें ये आई की वैल्यू निकाली, उसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा? 2/75। 75। 1500 एलसीएम ले लो, ठीक है ना? तो ये आएगा 6 बार, और ये कितनी बार जाएगा, और कितना एलसीएम आएगा? ये गलत तो नहीं लिखा मैंने? हेलो? नहीं सर। ना फिर गलती कहाँ हो रही? ये कितना 10 वोल्ट है ना, तो 10/150 यानी 1/150 है ना, यस सर। और यहाँ पर भी 1/150 यानी 2/150। ये गलत हो रहा है, देखो जरा। 10 वोल्ट ही है ना ये, तो सर वो 1/75 नहीं होगा? है? कितना होगा? वो अरे इसमें करंट, 75 अपन ने क्यों लिखा? फिर अपन को वो 2/150 अरे हाँ 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 सॉरी, लिखते ना। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। ये कितना होगा? 1/, हाँ गलती से मैंने क्या उधर, अब तो ठीक है, अब यस तो सर। ठीक है। अब कितना एलसीएम आएगा? 1500। क्यों भाई? हाँ सर। तो ये कितना बचेगा? 20। ये कितना बचेगा? 20 मतलब 0 आ जाएगा सर फिर। क्यों आ जाएगा 0? सो हाँ, एलसीएम लेंगे ना। 0 कैसे आएगा? 75 से 20 बार जाएगा ना। अच्छा सर, 1 सेकेंड, गलत हो गया। तो ये तो आ रहा है तुम्हारा, आंसर चेक करो जरा, क्या आ रहा है आंसर? सर इसका आंसर 0 है। 0 आ रहा ना, इसका मतलब नेगेटिव करंट आ रही है इसलिए 0 है। क्यों? हेलो? ये करंट नेगेटिव आ हाँ रही ना, सर। इसका हाँ मतलब 0। सर। जो आंसर क्या आ रहा है? आंसर कितना आ रहा है? नेगेटिव तो करंट होती नहीं ना। 0 है आंसर। ठीक है, अब समझ में आया ये? यस सर। इन चीजों को ध्यान रखना है आपको। एक सवाल और है, मैं आपको बता रहा हूं। ये सवाल है तुम्हारा, कॉमन एमिटर सर्किट, है ना? यस सर। तो कॉमन एमिटर सर्किट में इन्होंने यहां पर ये एसी सोर्स है, ये वेरिएबल बैटरी है VVB, और वेरिएबल का साइन है ये, और यहां पर एक RB लगा हुआ है, और RB की वैल्यू उन्होंने 100 किलो ओम दी है, और एक ये कॉमन एमिटर कंफिगरेशन लगा हुआ है,